हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टेट और टेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके जो हुए हैं उनको हम सोल्व करवाते हैं। मैथ के जो सोल्यूशन है हम बड़े ही अच्छे तरीके से करवाते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जो आपका HPJBT टेट हुआ था नवंबर 2021 में, उसका मैथ का सोल्यूशन हम करवाएंगे। बड़े लॉन्ग टाइम के बाद हम क्लास लेने जा रहे हैं। कुछ जो है हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, जो है हैंड में फ्रैक्चर हो गया था, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो क्लास नहीं ले पाए। अब आपकी क्लास जो है कंटिन्यू चलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। शॉर्ट से शॉर्ट हम क्वेश्चन करवाते हैं, आपको समझ आ जाते हैं। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसको दोबारा रिपीट कर देंगे और अच्छे तरीके से करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैथ का जो सेशन था उसके अंदर 91 क्वेश्चन से जो है शुरू हुआ था और 91 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 91 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अनीता अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर ही लग जाए। मतलब फर्श पर टाइल लगानी है, कट नहीं करना है, पूरी पूरी लगनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो कमरा है उसका फर्श किस आकार का हो जाएगा, किस आकार का हो जाएगा, जैसे ऐसे है। तो 9 मीटर लंबा है वो, ठीक है, और वो 7 मीटर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 7 मीटर उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो देखो लेंथ ब्रेथ का आपको पता चल गया कि कितनी 9 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रेथ चौड़ाई उसकी कितनी है, 7 मीटर। तो ये देखो आप दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या बन गया, एक आयत बन गया। ठीक है, और आयत का जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकाल के ही उसके अंदर पता लगेगा कि कितनी टाइलें लगेगी। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ फर्श का एरिया कितना होगा या क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है एक आयत का। ठीक है, क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल के तभी हम ईंटों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन के अंदर जो भी आपको रकम दी है, जो भी आपको आंसर दिया गया है, सभी सेंटीमीटर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 9 × 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर हो गए, 900। और ऐसे ही 7 मीटर में कितने हो जाएंगे, 700। ठीक है, अब मैं इनकी क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, 900 गुणा 700। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 9 की 7 की जब मल्टीप्लाई करूंगा 63 और 4 0 HT चिपका दीजिए, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल एरिया आ गया कितना, 63। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है टोटल एरिया आ गया। और इस एरिया के अंदर आपने क्या लगानी है, टाइलें। ये सेंटीमीटर के अंदर आया है तो टाइलों की संख्या भी कैसी होनी चाहिए, सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए। तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो इसके टुकड़े बन जाएंगे 1575 इंटू में 400। ये जो 400 होगी ये टाइलों की संख्या होगी टोटल। हमें किसी भी टाइल को तोड़ना नहीं है, कंप्लीट हमने टाइल लगानी है, तो ये कंप्लीट टाइलें होगी। अब इसके भी फैक्टर जब आप करोगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 35 और 45। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 35 की और 45 की जब आप गुणा करोगे तो 1575 आएगा, बाकी 3 में किसी के में भी नहीं आएगा। और इंटू में 400 वो ईंटें होंगी जो पूरी पूरी लगेगी, किसी भी ईंट को तोड़ना या काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा रिपीट में करते हैं, थोड़ा शॉर्ट तरीके से और करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया था, आयत बन गया था कमरे का फर्श, वहाँ फर्श का क्षेत्रफल ले लिया हमने, लंबाई इंटू चौड़ाई, यूनिट हमारी मीटर में थी।
ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर के अंदर है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद लंबाई गुणा चौड़ाई करने के बाद हमने एरिया निकाल लिया, फिर इसके फैक्टर कर लिए और इनटू में जो फैक्टर करने से इसको शॉर्ट में हमने कर लिया और फिर इसके भी आगे फैक्टर कर लिया। इसके करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टोटल ईंटें होंगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको और शॉर्ट में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। समझ नहीं आए तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, फिर हम दोबारा से इसको करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है हम इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे। देखो आपने क्या करना है, वही एरिया अपने फर्श का निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करनी पड़ेगी। तो हमने मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 9 मीटर के कितने हो गए, 900 सेंटीमीटर। ये लंबाई होगी, 7 के कितने हो गए, 700 सेंटीमीटर। ये हमारी चौड़ाई होगी, ठीक है। अपॉन में हमने क्या करना पड़ेगा, ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है। ईंट का क्षेत्रफल भी तो देखना पड़ेगा कि कितने एरिया में कितनी आएगी। अब ईंट का क्षेत्रफल आप जब निकालोगे तो वो उससे डिवाइड कर दोगे और ईंटों की संख्या का भी आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर कितनी लगेगी, ठीक है। अब आप कोई भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ नीचे बचेगा, 7, 5, 8, तो ये पॉइंट में आएगा, यानी ईंट जो है वो काट के लगानी पड़ेगी या तोड़ के लगानी पड़ेगी। लेकिन उसने बोला है कि ईंट पूरी पूरी लगनी चाहिए, तो इसलिए इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही फिट बैठता है, 35 और 45 वाला, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, लास्ट वाला ऑप्शन, ये तीनों तो कटी हैं, डी इसका आंसर आएगा। तो हमने क्या कर देना है, नीचे डिवाइड है, डिवाइड करके हमने ईंटों की संख्या पता लग जाएगा। यदि हमारी ईंटों की संख्या पूरी पूरी आ जाती है, मतलब वो 10 के अंदर नहीं आती, तो वो ईंटें फिट बैठ जाएगी उसके अंदर। तो देख लीजिए 45 दूनी होता है 90, ठीक है, तो यहाँ 20 आ गया। 35 दूनी होता है 70, तो यहाँ पर भी 20 आ गया। 20 × 20 यानी कि उस फर्श में कितनी ईंटें लगेगी, 400 ईंटें लग जाएंगी, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल डिवाइड बाय ईंट का क्षेत्रफल, तो टोटल ईंटें हमारी लग जाएगी। यहां से हमें पता लग गया कि ईंट को किसी को भी काटना नहीं पड़ेगा, पूरी पूरी ईंट जो है आ जाएगी, किसी ईंट को काटने की जरूरत नहीं है। और यही हमसे पूछा था कि कोई ईंट बगैर काटे लग जाए, ऐसा ऑप्शन आपने बताना था। तो आपको समझ आ गया होगा, ये शॉर्टकट मेथड है, यानी कि आपने क्षेत्रफल पहले फर्श का निकाल लिया, डिवाइड बाय किसका, ईंट का क्षेत्रफल। दोनों क्या है, एक आयत के आकार की है, देख सकते हैं आप, अलग इसकी लंबाई है, अलग इसकी चौड़ाई है, तो दोनों को हम आपस में भाग दे देंगे। यदि ईंटों की संख्या पूरी पूरी आ जाती है, मान लिया यहाँ पर आ जाती 400.5, तो ऑप्शन गलत था, क्योंकि हमने हाफ ईंट लगानी नहीं, पूरी की पूरी लगानी है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 92 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 76 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। क्या बोला गया है, 7:5:3:4, ठीक है। तो सबसे छोटा पूछा गया है, किसका भाग कौन सा होगा। इनमें सबसे छोटा देख लीजिए पहले, कौन सा है, 3 है सबसे छोटा, 3 वाला भाग ही हमने निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने करना क्या है, इन सभी के साथ x लगा लो और इनको ऐड कर दो, ठीक है। इसके साथ 7x प्लस 5x प्लस 3x, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपने x के साथ उसको जोड़ लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू आपने जो भी आपको दिया गया है, जो भी यहाँ पे दिया गया है हमें 76 76, ठीक है। 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19, हमारे पास आ गया 19x इज इक्वल टू 76 76 के। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 19 यहां पर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा 76/19, तो 19 चौका 76, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4, ठीक है। अब सभी जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 7x। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 पुट कर देता हूं, तो आ जाएगा 28। 7 × 4 7 चौका 28 होता है, अनुपात 5 × 4 20, यानी कि जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने निकाली है, ठीक है। तो 20 प्लस आगे देख लीजिए, अनुपात 3 की 4 के साथ जब गुणा करूंगा, x की वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया 12, और यहां पर आ गया 16, 4 की 4 के साथ, ठीक है। तो सबसे छोटा पूछा गया था, सबसे छोटा आया हमारा 12, और ये किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर ए। 12 सबसे छोटा भाग इसका होगा, 28 20 12 16, तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 93 देख लीजिए क्या बोल रहा है। उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2d/3 है। त्रिज्या क्या दी गई है गोले की, त्रिज्या क्या दी गई है आपको, गोले की त्रिज्या दी गई है 2d/3। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई r की क्यूब होता है। ठीक है, त्रिज्या की क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या करना है 4/3। ठीक है, और यहां पर आपने पाई एज इट इज रख लो, इसकी वैल्यू पुट मत करो क्योंकि सभी ऑप्शन आपके पाई के अंदर है। ठीक है, और यहां पर किसको पुट कर दो आप, त्रिज्या को 2d/3 और इसका क्या है क्यूब। ठीक है, क्यूब का मतलब है कि अंदर वाले की 3 बार गुणा होगी। ठीक है, तो मैं इसको खोल के लिख देता हूं थोड़ा, 4/3 खोल के लिख देता हूं इसको, पाई एज इट इज रखो, इनटू में 2d/3 2d/3 2d/3। ठीक है, यानी कि ये ऐसे है। ठीक है, 4/3 इनटू में आप पाई रखो, दो के साथ गुणा, फिर 2 के साथ, 2 दूनी 4 दूनी 8 8, फिर 3 की 3 के साथ 3 के साथ, 3 गुणा 3 9 तिया 27 और d 1d 2 3, तो ये हो जाएगा d की क्यूब। ठीक है, समझ में आई बात। अब फिर इनकी गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 8 कितना हो गया 32, 3 गुणा 27 कितना हो गया 81। पाई को एज इट इज लिखो, d की क्यूब को भी एज इट इज लिखो, तो 32/81 पाई d की क्यूब किस ऑप्शन के अंदर है, 32/81 पाई d की क्यूब, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया ए। 92 का भी ए और 93 का भी आपका ए करेक्ट आंसर आ गया। इसमें बस कुछ नहीं करना था आपने, फॉर्मूला आपको पता है तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं हैं। ठीक है, वो आपने संख्याएं बतानी है, कोई भी संख्या है एक्स वाई, पर एक्स वाई से मान के हम करेंगे नहीं, उनका योग कितना है 15। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी हो जाते हैं और हमारे पास पेपर में बड़ा कम टाइम होता है, इसलिए शॉर्ट में करने चाहिए और सीखने भी चाहिए। ठीक है, तो आपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अच्छी अच्छी क्लास आने वाली है। ठीक है, तो देख लीजिए, दो संख्याएं कोई भी, मान लिया एक्स वाई कोई भी संख्या है, उनका योग कितना है 15 15। व्युत्क्रम किसको बोलते हैं, जब उनको उल्टा कर देंगे, जब हम इनको ऐसे कर देंगे ना 1/1, इनका योग कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए, ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए, तभी हमसे पूछा गया। तो अब देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है, 3 और 12 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4 और 11, ऑप्शन सी 5 और 10, ऑप्शन डी 9 और 6। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अंश हमारा 3 है, हर हमारा कितना है 10। समझ में आई बात। तो हमें क्या चाहिए, नीचे हर हमें कितना चाहिए 10 चाहिए। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो 10 हमें क्या चाहिए, अंश चाहिए। ठीक है, यानी कि नीचे हमें क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यदि मैं इनको व्युत्क्रम में बोलते हैं कि 1/, हो जाएगी, यदि मैं पहले ऑप्शन को लेके चलता हूं 1/3 और 1/12, तो इनमें क्या आएगा, किसी में भी क्या नहीं आएगा, नीचे 10 नहीं आएगा। जब इनको 4 और 11 का व्युत्क्रम करता हूं तो इनका अंश जो है क्या नहीं आएगा, सॉरी हर जो है 10 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, 5 और 10, ऑप्शन नंबर सी को मैं लेके चल रहा हूं 5 और 10 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं फिट करता हूं, कैसे, इसके इक्वल लेके आना हमने इसको। ठीक है, क्या लेके आना है, इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में फिट करता हूं 1/5 प्लस 1/10, इन दोनों का योग करके कितना आना चाहिए भाई 3/10। समझ में आई बात, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देख लीजिए, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा 5 और 10, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में कॉमन आए। ठीक है,
5 और 10 का जो एलसीएम जब आप लोगे तो इनमें आएगा 10, यानी कि 5 के पहाड़े में भी 10 आता है और 10 के पहाड़े में भी 10 आता है, वही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो 10 इसका एलसीएम आ गया आपका। अब 5 से आपने 5 को यानी कि 10 को भाग करना है किससे, 5 से, और ऊपर वाले से गुणा करनी है। 5 दूनी 10, ऊपर वाला क्या है 1, इसके साथ गुणा कर दूंगा 2। ठीक है, 2 आ जाएगा। वो एज इट इज ऐसे ही 10 को 10 से भाग दोगे 1 आएगा, और 1 की ऊपर वाले के साथ गुणा, 1 के साथ गुणा तो आ जाएगा 1। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 10, 3/10 इक्वल आ गया इसके। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। देखो 19 का सबसे छोटा गुणज जिसको 8, 12 व 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे। ठीक है, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन उठा के कीजिए, या फिर जो मैं आपको तरीका बताता हूं वहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। या ऐसा क्वेश्चन यदि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आता है तो आप 100% उसको ठीक करेंगे। या तो आप सभी को भाग दे के देख लीजिए, 2 शेष बचे, तो इसमें आपका टाइम बड़ा ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है। या तो आप क्या करोगे 8, 12, 15, पहले 8 से भाग दे के देखोगे इसको, 12 से, 15 से, ऐसे सभी ऑप्शन को दे के देखोगे, क्या पता आपकी 3 से 4 मिनट लग जाए। ठीक है, तो चलिए सीधा ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसको कैसे करना है। चलिए सबसे पहले इनका आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपको निकालना भी आता होगा। किसका एलसीएम लेना है, 8 का, 12 का और 15 का। समझ में आई बात। ये 3 ही रकम दी है, इन तीनों का ही हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटे पे चलाते हैं, 2 के पहाड़े पे चलेगा, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, 15 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 पे चलेगा जब तक ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये फिर 15 एज, फिर एक बार 2 से चला लो, 2 एकम 2, 3 और 15। अब आगे 2 से आगे 3 का पहाड़ा आएगा, 3 पे चलेगा 1 और 5। अब उसके बाद ये चलेगा 5 पे, सभी नीचे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम में क्या करते हैं हम, इन सभी की जो भी आए इन सभी की गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इन सभी की गुणा कितनी होगी, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे हो जाएगा आपका 120। ये प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले आपको जो भी दिया है उसका एलसीएम निकाल लेना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट और क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, तो आपको पता लग गया कि एलसीएम कितना आ गया उसका 120। समझ में आई बात। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एलसीएम कितना आ गया हमारा 120। ठीक है, समझ गए बात। 120 एक ऐसी रकम है जो 8 से भी, 12 से भी, 15 से भी भाग हो जाएगी। समझ गए बात। और शेष 2 बचेगा तो इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 और 122 ऐसी रकम होगी, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा तभी 2 शेष बचेगा। 122 ऐसी रकम होगी जो 8 से, 12 से, 15 से भाग हो जाएगी, शेष 2 बच जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन क्या रखी है कि 19 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, वो 19 के पहाड़े पर भी भाग होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में है। और हो सकता था कि ऑप्शन ये होता तो आप इसको करे आते, नहीं। 19 की ये कंडीशन भी देखनी है, 19 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, लेकिन 122 19 पे भाग नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, इस क्या कंडीशन वो होगी, देखो अब क्या बोला है कि 19 का सबसे छोटा गुणज। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्या करना है आपने, 120 गुणा में x। ठीक है, 120 गुणा में x, x कोई रकम हमने मान लेनी है, x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। साथ में जो भी शेष बचे उसको जोड़ना है। जो आपका एलसीएम आया है उसमें की किसी x डिजिट के साथ गुणा करनी है, और साथ में आपने क्या जोड़ लेना है, जो शेष बचे। 2 नहीं जोड़ना है हर बार, जो शेष बचे, 5 बचे, 10 बचे, जो भी इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब इसको आपने किससे भाग देना है, जिसका गुणज पूछा गया, 19 का सबसे छोटा गुणज। 19 से इसको भाग दे के देखो आप कितने पे जाएगा, 19 से भाग दे के देखो तो 19 छिका होता है आपका 114। आप गुणा भी करके देख लीजिए, 19 छिका आपका होता है 114। ठीक है, बच जाएगा यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका 6 शेष बच जाएगा। और एज इट इज आपने x को भी उतार लेना है। यहाँ पर x का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन x को आपने नीचे उतारना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ गए बात। तो उसके बाद प्लस में 2,
ठीक है। अब x की जगह में ऐसी कौन सी रकम से गुणा करूं, x की जगह में ऐसी कौन सी रकम से गुणा करूं कि वो 19 से भाग हो जाए। देखो x की जगह में 1 रखता हूं तो आएगा 6 गुणा 1, 6 कम 6, x की जगह पुट करना है, x की जगह में 1 पुट कर देता हूं, 6 गुणा 1 प्लस 2, तो 6 कम 6 2 8 हो गया। मैं इसको बिल्कुल स्लो तरीके से समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाए ताकि। तो 8 19 से भाग बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, कोई भाग नहीं होगा। 5 रखोगे, आप रखोगे 6, 6 गुणा 6 प्लस 2, तो 6 गुणा 6 36 होता है, प्लस 2 38, तो 38 भाग हो जाएगा 19 से। 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका 38, तो ये 38 भाग हो जाएगा। अब हमें पता लग गया कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और x की वैल्यू हमें कहां रखनी थी, कहां पर नीड थी x की वैल्यू की, जो हमने एक रकम बनाई थी 120 गुणा x प्लस 2, ठीक है, बनाई थी जो जिसे पहले भाग दिया था। तो x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए जो हमने निकाली, x गुणा 6 प्लस 2, तो 20 छिका कितना होता है, 12 छिके 72 होता है, 720 प्लस 2, तो 722 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को निकालने में थोड़ा टाइम लग गया हो, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे तो इसको बड़ी मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। यदि a की वैल्यू आपको कितनी दी है 23, b की वैल्यू दी है 29, लेकिन किसका माइनस का, माइनस 29 है, तो आपको क्या बताना है, 25a² प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम एज इट इज यही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो यहाँ a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, प्लस ab इंटू 2ab है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या बन गई, a प्लस b, a यानी कि a का स्क्वायर, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। जब आप इस इक्वेशन को खोलोगे तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a का स्क्वायर और b का, सॉरी यहाँ पे आप, हाँ ठीक है, a भी रखो यहाँ, 5a स्क्वायर है ना, हाँ 5a 4b, ठीक है, लिख देता हूँ दोबारा से। तो ये इक्वेशन किसकी बन गई, 25a स्क्वायर है यानी कि 5a प्लस 16b स्क्वायर है तो ये 4b, इसका पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b स्क्वायर हमारी इक्वेशन बन गई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आपने इस इक्वेशन के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन यदि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालोगे तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला आपको पता लग गया कि क्या बन गया, 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट करो, 23 कितनी दी है, a की वैल्यू 23 प्लस ये कितनी दी है, -29, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो पहले ब्रैकेट वाले को, तो 23 की 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 11 प्लस 9 चौका 36 होता है, 9 चौका 36 होता है, बच गए 3, 4 दूनी 8 और 3 11, लेकिन ये आया किसका, माइनस का। प्लस के 115 आ गया, माइनस का 116 आ गया, तो किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस का 1 बच गया, ठीक है। प्लस का 115 है, जब मैंने 5 की और 23 की गुणा की, क्योंकि मैंने यहाँ a की वैल्यू पुट की थी, प्लस 4 की माइनस b की वैल्यू हमने पुट की थी जो कि -29 दी है, इसका जो आया 116, दोनों को जब मैंने घटाया, क्योंकि माइनस के ज्यादा है इसलिए ऑप्शन की आंसर किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर आएगा। -1 का स्क्वायर, स्क्वायर को मत छोड़ना, तो -1 का जब आप स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 97 में, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4a है तथा विकर्णों की लंबाइयां x और y है, तो इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। जब विकर्ण आपको दिए हैं, डायगोनल्स आपको दिए हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस इसमें छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कब, जब आपको विकर्ण दिए हैं, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2
इनटू में पहला विकर्ण यानी कि D1 डायगोनल 1, दूसरा विकर्ण डायगोनल 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब आपको विकर्ण दिए गए हों 1/2 पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2 D1 फर्स्ट डायगोनल इनटू में D2 सेकंड डायगोनल्स। तो देखो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो D1 कितना दिया आपका x, ठीक है, और D2 क्या दिया आपका y इनटू में y। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया 1/2 XY, और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला यदि आपको पता है तो ठीक है, वरना गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया आपको? 81/√3 दिया आपको, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं जो है इक्वल हो, तीनों भुजाएं जिसकी समान होगी वो एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होगी, समान होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इसकी हाइट निकालने के लिए हमने इस पे एक लंब जो है ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एरिया का जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देख लीजिए, √3 इधर लिख देता हूं मैं नीचे, समझ आ जाएगा अच्छे से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इनटू में A², ठीक है। समझ में आई बात? और एक होता है किसी भी त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, या इंग्लिश में या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आधार अपना A है इनटू में हाइट, ठीक है। और ये सभी इक्वल किसके दिए है? 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसमें दोनों चीज निकालनी है, भुजा भी निकालनी है और उसकी हाइट भी निकालनी है, इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों का हमने यूज करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। ट्रायंगल होती क्या? एक ऐसी बंद आकृति, तीन रेखाओं से जो एक आकृति बनती है, एक ऐसी बंद आकृति बंद होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से क्लोज होनी चाहिए, तभी उसको त्रिभुज बोलेंगे। और यदि त्रिभुज समबाहु है तो उसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीनों कोण भी उसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले हमने इसकी भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालने के लिए √3/4 A², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, ये फॉर्मूला होता है √3/4 A², ठीक है। और किसी भी त्रिभुज का, फिर हमने हाइट भी पूछा है, इसने हमसे ऊंचाई पूछा है, तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समझ आ गया होगा? तो क्वेश्चन को करते हैं अब, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने राइट डाउन कर लेने हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम में आ जाएं, तो इसलिए मैं आपको बड़े आसान और बड़े स्लोली समझा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला है और इसका क्षेत्रफल के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमने दिया है 81√3, ठीक है। ये √3 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 4 इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा सिर्फ A², 81×4, ठीक है। अब इस पे इधर यदि मैं इसका स्क्वायर खत्म करता हूं तो इसके ऊपर आ जाएगा √81×4, ठीक है। आपको पता है कि 81 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है? 9 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो A की वैल्यू आ गई 9×2 18। समझ आ गया होगा? यहां पर हमारी भुजा कितनी आ गई? 18। ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो ये भी 18 है। अब हम आसानी से इस हाइट को निकाल सकते हैं, इस ऊंचाई को निकाल सकते हैं जो हमसे पूछी गई है। ऊंचाई हमेशा सीधी निकलेगी, आप तिरछी मत समझना, ठीक है। तो यहां से वैसे भी एक क्या बन गई? एक ट्रायंगल बन गई, समकोण बन गई, ठीक है। ये देखो, यहां से यहां हमने परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब ड्रा किया, ये हो गया हमारा बेस आधार, ये हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि एक समकोण ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखा था, ये समझ में आ गया।
अब आगे क्या करना है, समकोण का क्या होता है, यानी कि 1/2 अब क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण ट्रायंगल का या किसी भी त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, यहाँ से राइट डाउन कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कितना दिया है, वही आपने एज चीज रखना 81√3 = 1/2। ये एरिया तो पूरे का दिया है, 1/2 आधार आपका कितना आ गया, ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ गई, 18। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कितनी आ गई दूसरी वैल्यू, ये आपने फाइंड आउट करनी है, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको आप h लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये कितने पे कट जाएगा, 9। ठीक है, वो समकोण का भी नहीं है, मतलब एक त्रिभुज का फॉर्मूला आपको बताया, वैसे समकोण का भी यही होता है, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो वहां पे पाइथागोरस लग जाएगी, सॉरी, तो अपने पूरे ट्रायंगल का होता है। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो आपने ध्यान रखना, बस एक समकोण का ट्रायंगल आए चाहे कुछ भी आए, तो आपने क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार हमारा कितना है, 18, हाइट यहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ से कट आउट हो गया, 9 आ गया। तो अब देख लीजिए, इसको काट सकते हो आप, ये 9 इधर जाकर भाग में हो जाएगा 81√3 अपॉन हाइट h, इधर सिर्फ h ही बचा है, इसके भाग में आके यहाँ पे 9 इधर गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 9 9 81 होता है, तो इसका √9√3 हाइट इसकी आ जाएगी। और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा गया, योज्य प्रतिलोम, और ऐसा क्वेश्चन आपको हर टेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपने सीख लेना है। यहां से आपने एक बात याद रखनी है, योज्य प्रतिलोम होता क्या है। कोई भी दो रकम है, ठीक है, मान लिया 1/2 है, ठीक है, ये प्लस की है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो ये प्लस की है, दूसरी कितनी, एक है माइनस की, यानी कि दोनों को जब हम जोड़ें तो इक्वल हमारा 0 आना चाहिए, उसको ही योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। अब आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपको आंसर का भी पता लग गया। एक रकम हमारे पास प्लस की होनी चाहिए, दूसरी हमारी माइनस की होनी चाहिए, दोनों का रिजल्ट 0 आना चाहिए, तभी योज्य प्रतिलोम होगा। तो एक हमारे पास कितनी है, 2/8। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मान लो, मान लिया 1/x मान लिया मैंने, ठीक है, = 0। समझ में आई बात, 1/x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -2/8। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -2/8। ठीक है, समझ में आई बात, दोनों का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, 0। तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा, यदि मैं 2/8 और -2/8 करता हूं तो एक प्लस का एक माइनस का कट के रिजल्ट आया 0। तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एक प्लस का एक माइनस का, उनका रिजल्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा योज्य प्रतिलोम वाला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 100 करते हैं। पर वीडियो 10 क्वेश्चन ही रहेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए पर वीडियो 10 क्वेश्चन रहेंगे। 3 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, तब तक आप इसको करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपने बताना है। तो वर्ग कैसी आकृति होती है, एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो गई। ठीक है, स्क्वायर, तो इक्वल हो चारों भुजाएं, वो वर्ग होगी। यानी कि ये 5 है, एग्जाम्पल के लिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, यानी कि सभी भुजाएं ए सभी भुजाएं इक्वल होगी, ऐसी आकृति को हम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसका डायगोनल क्या दिया है, इसका विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, यानी कि 2 ही विकर्ण है इसके अंदर, चलो एक को ही लेके चलते हैं, ये इसका विकर्ण होगा, यानी कि इस सिरे से इसको मिलाएगा, इस सिरे से इसको मिलाएगा, या तो हम इसको ले लें या हम इसको ले लें, दोनों की लंबाई इक्वल दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक विकर्ण इसका ऐसे भी लग जाएगा, तब भी इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए, हमने क्या निकालना है भाई, इसका अक्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, अक्षेत्रफल निकालना है, किसका, वर्ग का। तो आप एक बात नोट कीजिए, यहां पर ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये नीचे वाला हो गया हमारा बेस, यानी कि आधार, ये हो गया हमारा लंब,
यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है, कर्ण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी क्या लग जाएगी, एक थोरम होती है पाइथागोरस प्रमेय, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उस पाइथागोरस प्रमेय की जो है कंडीशन है कि एक जो है उसके अंदर 90 डिग्री, यानी कि तभी लगती है वो आधार, कर्ण और लंब पर ही लगती है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण की वैल्यू हमें दी है, आधार का हमें पता नहीं है, लंब का हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक वर्ग है तो दोनों इसमें इक्वल होते हैं, यानी कि आधार भी हमारा a है और लंब भी हमारा a है, कर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमारा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर। और आधार कितना दिया है, a का स्क्वायर, आधार a है ना, प्लस लंब भी हमारा कितना है, वो भी है a का स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू ही पुट की है, ठीक है। 10 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 100, 10 गुणा 10 100। ये इसको जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका कितना हो गया, 2a स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, ये 100 के इक्वल, 100 उधर आया, ठीक है। ये 2 इधर क्या है, 2 के साथ, यानी कि a स्क्वायर के साथ गुणा में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आ गया 50, ठीक है। तो यहां पर हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आपने नोट करनी है, कितनी आ गई भाई, 50 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लगा लो, ठीक है। 50 आ गई a स्क्वायर की वैल्यू, आपको समझ में आ गया होगा, बड़े आसान तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। तो आगे करना क्या है, अब आपको एक बात का यानी कि फॉर्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए। ये 9th 10th 8th 9th और 10th 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में मिल जाएंगे आपको इनके फॉर्मूले, तो आपने जरूर उनको पढ़ लेना है। तो आप देखो, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमेशा भुजा गुणा भुजा। ये आपको पता भी होगा, छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा गुणा भुजा। और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो यह भी a है, ये भी a, a एग्जाम्पल के लिए माना, x मान लो, y जो मर्जी मान लो, a। तो वर्ग की एक भुजा a है, दूसरी भी कितनी है, a है। जब a का मैं गुणा कर दूंगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा कितना, a स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर। और आपने बात नोट कर लो, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है भाई, 50, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 50, और यही वर्ग का यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है। यदि यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के अंदर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही a की वैल्यू एज इट इज हमने कहां पर पुट कर दी, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि वर्ग की एक भुजा कितनी है a, दूसरी भुजा कितनी है a, तो a गुणा a स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आ गया a स्क्वायर। और a स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पाइथागोरस से निकाल रखी है, कितनी है ये 50। तो 50 वर्ग हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है, अच्छे से आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, चाहे एक कमेंट भी आए मैं फिर भी दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर लेना है, क्योंकि अब की बार जो टेट के अंदर आपके क्वेश्चन आए थे ना, थोड़ा डिफरेंट लेवल था। पीछे वाले रिपीट नहीं हुए, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा डिफरेंट लेवल था। अब आप समझ लीजिए आगे थोड़ा हाई लेवल से हो सकता है मेंसुरेशन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप जो है अच्छे से निकाल दोगे, टेट क्लियर हो जाएगा, आगे के लिए आप जॉब के लिए जो है रेडी हो जाओगे। कमीशन की भी तैयारी हम करवाएंगे चैनल पे, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाजू में फ्रैक्चर आ गया था, तो इसलिए क्लास में नहीं ले पाया। अब धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, प्रॉपर ठीक अभी नहीं हूँ जी, इसी से मैं राइट करता हूँ,
लिखता भी इसी से हूँ, इसी बाजू में फ्रैक्चर आ गया था। अब थोड़ा थोड़ा मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्लास आपकी लेनी मैंने शुरू कर दी, ठीक है। जल्दी ही अच्छे से ठीक हो जाऊंगा, क्लास आपकी आती रहेगी, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। अब की बार आपका टेट जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।